यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस सीरीज़ के 5 वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट की है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 251 डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 टू 300। So in today's video, we will discuss objective questions on strength of material or mechanics of material. So let's start the video. So the very first question, strain is defined as the ratio of, answer is any one of the above. Okay, so the options are change in volume to original volume, इसे भी strain कहते हैं. Then change in length to the original length, this is also strain. Then change in cross sectional area to original cross sectional area. Okay, ये सारे जो है इसे कहते हैं स्ट्रेन, इसीलिए इसका आंसर है एनी वन ऑफ द अबव. अब स्ट्रेन देखते हैं क्या है. स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड. ओके, स्ट्रेन किसे कहते हैं? अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट के शेप में अगर चेंज हो रहा है, सो दैट चेंज इन शेप मे बी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एरिया. ओके, सो द आंसर इज एनी वन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू. ओके, इसका आंसर रहेगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. ओके, सो दिस ग्राफ और दिस कर्व शोज द बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल, ओके, अंडर टेंसाइल लोडिंग. सो पॉइंट ए तक इसे कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसके बाद बी है अपर यील्ड पॉइंट, सी लोअर यील्ड पॉइंट, डी हो गया आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और ई पॉइंट जो है वो है फ्रैक्चर पॉइंट. सो हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक काम करेगा? अप टू पॉइंट ए, वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ओके, सो हुक्स लॉ स्टेट द स्ट्रेन ऑन द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड टू द मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, Young's modulus is defined as the ratio of. The answer is longitudinal stress and longitudinal strain. So it is the ratio of longitudinal stress by longitudinal strain. That is known as Young's modulus. Okay, so Young's modulus, the Young's modulus or the modulus of elasticity in tension is a mechanical property that measure the tensile stiffness of a solid material. So this is your Young's modulus. Next question, if equal and opposite forces applied to a body tend to elongate it, the stress so produced is called as. The answer is tensile stress. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया और वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे होगा, ये देखिए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, अगर टूवर्ड्स द बॉडी है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज. सो अगर कोई मटेरियल है और सारे डायरेक्शन में अगर सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है तो उसे कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे कहते हैं? सो इट इज अ रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस बाय shear स्ट्रेन. ओके, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, सो shear स्ट्रेस दैट इज टाउ डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन. उसका और एक फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल ई डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of wire stretch by a load is double, then the Young's modulus will be. Okay, अगर कोई वायर है वो आप स्ट्रेच कर रहे हो और ड्यू टू दैट अप्लीकेशन ऑफ लोड अगर उसका रेडियस डबल होता है तो उसका उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस क्या होगा? सो इट विल रिमेन अनइफेक्टेड. यंग्स मॉडुलस में कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the ultimate tensile stress of a mild steel compared to ultimate compressive stress is. Okay, mild steel का ultimate tensile stress अगर इसको आप कंपेयर करते हो अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से तो क्या रिलेशन है?
सो इट इज़ मोर। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेस, देखिए अगर आप माइल्ड स्टील मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेटल का बना हुआ है ऑब्वियसली, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स, द क्वेश्चन इज टफनेस। सो टफनेस मतलब कितना इम्पैक्ट वो मटेरियल सस्टेन कर सकता है, दैट इज नोन एज टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, it is also called as impact toughness. It is the amount of energy that the material can withstand when the said load is suddenly applied. अगर कोई मटेरियल के ऊपर आप सडनली फोर्स अप्लाई कर रहे हो और जितना भी इम्पैक्ट वो सह पा रहा है, दैट इज नोन एज टफनेस ऑफ दैट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन ए कास्ट आयरन मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अगर आप कास्ट आयरन के ऊपर टेंसाइल टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो कितना परसेंट ऑफ रिडक्शन इन एरिया होगा? द आंसर इज 0 बिकॉज इट इज अ ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन मतलब कितनी स्ट्रेस आप अप्लाई कर रहे हो जिसके वजह से यूनिट स्ट्रेन, एक यूनिट से स्ट्रेन में फर्क पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं? सो उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Next question, two stress strain curve for the material is plotted between. Okay, so इसका आंसर रहेगा लोड डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए अगर कोई भी मटेरियल के ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हो तो उसका कंटिन्यूसली क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होते जाएगा, राइट? अगर आपको सिर्फ स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हो, लोड अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया, सो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेते हो। लेकिन वही अगर आपको ट्रू स्ट्रेस अगर आपको कैलकुलेट करना है, उस केस में आप इंस्टेंटेनियस एरिया मतलब जो भी चेंज हुआ एरिया में वो कंसीडर करके, जो भी फाइनल एरिया आपके पास है या फिर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का जो भी इंस्टेंस का जो भी एरिया है वो एरिया कंसीडर करके अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो उसे कहेंगे ट्रू स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टील द ultimate strength in a shear as compared to in tension is nearly, the answer is half. Okay, so ultimate strength जो है in shear और ultimate strength in tension, so आपका ultimate strength in shear जो है वो हाफ रहता है स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has no unit? Kinematic, viscosity, surface tension, bulk modulus, strain। द आंसर इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज ये रेशो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों लेंथ का यूनिट कैंसिल होगा, सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट। इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज। अब देखिए ये हो गया ब्रेकिंग स्ट्रेस और ये हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस आपका कम है, अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा है, सो यहाँ पे आंसर रहेगा लेस। Next question, if a part is constrained to move and heated, it will develop. So अगर आपके पास कोई पार्ट है, ऐसे एक पार्ट है, आप इसको हीट कर रहे हो कंटिन्यू और यहाँ पे मान लो इसको आपने कंस्ट्रेंट कर दिया, यहाँ पे तो शो नहीं किया है कंस्ट्रेंट, मान लो आपने इसको कंस्ट्रेंट किया है, इसको आप ऐसे इलोंगेट नहीं होने दे रहे हो, तो इस मटेरियल में कौन सा स्ट्रेसेस आएगा? सो द आंसर इज थर्मल स्ट्रेसेस, सॉरी द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। आप हीट अप्लाई कर रहे हो मतलब थर्मल स्ट्रेसेस उसमें आएंगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप इसको कंस्ट्रेन कर रहे हो तो इस मटेरियल में जनरेट होंगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस। ओके, एंड देन थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग थर्मल स्ट्रेसेस। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हो गया अल्फा, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर एंड ई इज यंग्स मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक? इसमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा इलास्टिक है? रबर, प्लास्टिक, ब्रास, स्टील। ओके, द आंसर इज स्टील। ओके, सो द स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब इलास्टिसिटी यानी क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप। मान लो कोई रबर है, रबर के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, वो छोड़ने के बाद उस रबर की लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी पहले से। लेकिन वही अगर कोई स्टील का कंपोनेंट है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जितना फोर्स आपने रबर के ऊपर अप्लाई किया है, अगर आप ऐसे कोरिलेट करते हो मोटा मोटी, तो उस केस में स्टील क्या होगा,
अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेगा. सो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पोर्शंस रेशो फॉर द स्टील इज बिटवीन. स्टील के लिए पोर्शंस रेशो की वैल्यू कितनी होती है? द आंसर इज 0.25 to 0.33. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल इज डिपेंड ऑन. सो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के कॉलम देख सकते हो. अलग अलग कंडीशन है, दोनों हिंज है, दोनों फिक्स सपोर्ट है, एक फिक्स है, दोनों हिंज है, एक फ्री एंड है, एक फिक्स है, एक पे रोलर सपोर्ट है, एक फिक्स है. सो इसके लिए बकलिंग लोड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये अलग अलग फॉर्मूला है और उसकी अलग अलग इफेक्टिव लेंथ है. ओके, सो ये किस पे डिपेंड होती है? द आंसर इज स्लेंडरनेस रेशो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस इन ए बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन hanging vertically downward due to its own weight is equal to that produced by a weight. ओके, एक रॉड है आपके पास जिसमें जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक जगह वो फिक्स किया है. अब एक पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो, एक वैसा ही है, दोनों में कंपैरिजन क्या होगा? सो हाफ द वेट ऑफ द बार अप्लाइड एट लोअर एंड, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the property of a material by virtue of which the body return to its original shape after removal of load is called as. so इसका आंसर रहेगा इलास्टिसिटी. अब देखिए यहाँ पे एक बीम है, बीम के ऊपर आप लोड अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आया, फिर आपने लोड रिमूव कर लिया लेकिन वो डिफॉर्मेशन वैसे ही रहा उसमें. सो दिस इज लेस इलास्टिक. लेकिन अगर ओरिजिनली ऐसे ही होता है वो लोड रिमूव करने के बाद, ओके, सो दैट इज मोर इलास्टिक, दिस इज लेस इलास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, the property of a material which allows to be drawn into a smaller section is called as. अगर कोई मटेरियल है उसको आप वायर के फॉर्म में आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डक्टिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्शंस रेशो इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ. पोर्शंस रेशो क्या है? इट इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके, सो ये हो गई लैटरल स्ट्रेन और ये हो गई लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो पोर्शन रेशो जो है वो बनेगा लैटरल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू द प्लेट इज कॉल्ड एज. अगर कोई सॉलिड मटेरियल आपके पास है और आप उसको प्लेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the change in the unit volume of a material under tension with the increase in its Poisson's ratio will be. okay? अगर आप Poisson's ratio जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हो तो जो भी मटेरियल में वॉल्यूमेट्रिक चेंज आएगा वो कैसे आएगा? वो कम होगा, दैट इज डिक्रीज. अगर Poisson's ratio आप बढ़ाते जा रहे हो तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो है वो कम होते जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मटेरियल एक्सपांड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल डेवलप. अब देखिए यहाँ पे ऐसा एक है आपके पास मटेरियल, आप उसको हीट कर रहे हो लेकिन यहाँ पे आप उसे फ्रीली एक्सपांड होने दे रहे हो, तो उस मटेरियल में कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी? द आंसर इज नो स्ट्रेस, इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टेंसाइल टेस्ट द फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ ए मटेरियल दैट इज स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट ए कॉन्स्टेंट लोड इज कॉल्ड एज. सो टेंसाइल टेस्ट में क्या हो रहा है कि द फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल, आप स्ट्रेस तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन स्लोली स्ट्रेन हो रहा है. ओके, स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट ए कांस्टेंट लोड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज क्रीप. ओके, क्रीप है, क्रीप यानी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस. सो दैट इज नोन एज क्रीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, the stress develop in a material at a breaking point in extension is called as. breaking point पे कौन सी stresses develop होती है? the answer is breaking stress. यहाँ पे material fracture हो रहा है तो इसे कहेंगे breaking stress. next question, rupture stress is. the answer is load at breaking divided by neck area. rupture stress किसे कहेंगे? load at breaking point divided by neck area. so यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपका rupture stress. सो जो भी लोड आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया था मटेरियल का उसे कहेंगे रप्चर स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन
In case of a body subjected to 3 mutually perpendicular stresses of equal intensity, it is equal to, ओके, एक रेशियो आपको लेना है, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इससे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं बल्क मॉडुलस. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a compression test, the fracture in a cast iron specimen would occur along. ओके, अगर आप कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हो, मतलब एक स्पेसिमेन आपने लिया और दोनों साइड से कंप्रेसिव फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, उसे कंप्रेस कर रहे हो, और जो स्पेसिमेन बना हुआ है कास्ट आयरन का, तो उसमें किस टाइप का फ्रैक्चर आएगा, किस प्लेन के अलोंग आएगा? सो इट इज़ अलोंग ऑब्लिक प्लेन. देखिए ये ऐसे फ्रैक्चर होगा, ये ऐसे फ्रैक्चर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन ए कॉम्प्रेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग इज कॉल्ड एज. इसे कहते हैं बुशगिर इफेक्ट, बुशिंगर इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लो स्ट्रेस करस्पॉन्ड टू. फ्लो स्ट्रेस किसे कहते हैं? इट इज करस्पॉन्ड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड. ओके, सो द फ्लो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस required to continually plastically deforming the material to keep the metal flowing. That is known as flow stress. Next question. The energy absorbed in a body when it is strained within the elastic limit is known as. So the answer is strain energy. Okay, जितनी भी एनर्जी बॉडी में स्टोर हो रही है विद इन इलास्टिक लिमिट, जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो उस एनर्जी को कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी. So strain energy is defined as the energy stored in a body due to deformation. Next question. The maximum strain energy that can be stored in a body is known as. Maximum वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है उसे कहते हैं proof resilience. Okay. So the proof resilience is defined as the maximum energy that can be absorbed up to elastic limit without creating permanent deformation. Next question. Resilience of a material is considered when it is subjected to. The answer is shock loading. Okay, उसे कहते हैं shock loading. Resilience of a material is considered when it is subjected to shock loading. जब भी मटेरियल पे शॉक लोडिंग, मतलब सडनली आप कुछ अप्लाई कर रहे हो फोर्सेस, तो उसका रेजिलेंस कंसिडर किया जाता है. सो शॉक लोडिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज हैमरिंग इफेक्ट, रेफर्स टू द सडन एंड ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ ए लोड इन अ सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. The total strain energy stored in a body is termed as. टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो भी आपके बॉडी में स्टोर हो रही है, मटेरियल के बॉडी में स्टोर हो रही है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेजिलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली इज. एक स्पेसिमेन है, उसके ऊपर आप सडनली फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप होगी, और एक दूसरा स्पेसिमेन है जिस पे ग्रेजुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी स्ट्रेस डेवलप होंगी. दोनों में क्या कंपैरिजन होगा? सो द आंसर इज 2 टाइम. मतलब जहाँ पे आप सडनली अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे डबल स्ट्रेस डेवलप होगी उस बॉडी में. सो दिस इज द फॉर्मूला, दैट इज 2F डिवाइडेड बाई A. वही अगर ग्रेजुअली है तो F डिवाइडेड बाई A. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड कंपेयर टू व्हेन इट इज अप्लाइड ग्रेजुअली इज. सो इसके पहले क्वेश्चन में अपन ने स्ट्रेस कैलकुलेट किया था. अब स्ट्रेन एनर्जी कितनी डेवलप होगी उस बॉडी में जब आप सडनली अप्लाई कर रहे हो, ओके, कंपेयर टू द बॉडी वेयर यू आर अप्लाइंग ग्रेजुअली. सो यहाँ पे आंसर है 4 टाइम्स. देखिए स्ट्रेस 2 टाइम्स डेवलप होता है और स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर होती है 4 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मटेरियल कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी before fracture is known as. The answer is toughness. Okay, so fracture के पहले जितनी भी maximum amount of energy वो store करता है वो particular specimen, उसे कहेंगे toughness of that specimen or toughness of that material. So toughness is the ability of a material to absorb energy and plastically deform without fracture. Next question. कोएक्सिंग इज द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग. कोएक्सिंग किसे कहते हैं? सो इट इज़ अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटिक रेजिस्टेंस बाय ओवर स्ट्रेसिंग द मटीरियल बाय सक्सेसिवली इंक्रीजिंग द लोड. ओके,
सो फटिग रेजिस्टेंस अगर आप किसी बॉडी का बढ़ा रहे हो by successfully increasing the load, then it is known as coaxing. Next question. A beam is loaded as a cantilever. If the load at the end is increased, the failure occur. Where the failure occur? Okay. So failure जो है वो failure होगा support पे. यहाँ पे आप देख सकते हो कैंटिलीवर बीम है. एक एंड पे अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया है तो ये कहाँ से फेल होगा? सपोर्ट से फेल होगा. सो द आंसर इज एट द सपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Moment of inertia of an area will be least with respect to. Okay, the answer is central axis. Central axis पे जो है आपका जो moment of inertia है वो सबसे कम रहता है. Next question. The distance between the center of two consecutive rivets in a same row is called as. देखिए यहाँ पे ये riveted है तो distance between two rivet, दो rivet के बीच का distance in one row, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पिच. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिवेट जॉइंट इज कॉल्ड एज. अब देखिए रिवेट ऐसे है तो ये इसको क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को कहेंगे पिच. ये जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे पिच. इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डायगोनल पिच. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफिशियंसी ऑफ ए रिवेट जॉइंट इज द रेशियो ऑफ इट्स स्ट्रेंथ टू द स्ट्रेंथ ऑफ अनपंच प्लेट इन. द आंसर इज टेंशन. देखिए इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो एक प्लेट है, दो प्लेट है, उसको आपने रिवेटिंग किया है. ओके, सो उसकी इफिशियंसी कैसे मेजर करेंगे? सो देखिए इफिशियंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज द रेशियो ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. तो जो भी स्ट्रेंथ आपको मिले है उस रिवेटेड केस में डिवाइडेड बाय अब कोई प्लेट आपके पास है जिसको आपने पंच नहीं किया है और उसकी स्ट्रेंथ. इन दोनों का जो रेशो है जब आप टेंशन अप्लाई कर रहे हो, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो, तो वो हो गई इफिशियंसी. सो यहाँ पे आंसर बनेगा टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द टू प्लेट आर बट टुगेदर एंड रिवेटेड विथ कवर प्लेट्स विथ टू रोज ऑफ रिवेट, द जॉइंट इज नोन एज. देखिए ये दो प्लेट है, ये मिडल में देखिए ये पहला प्लेट और मिडल वाला है दूसरा प्लेट. अब इन दोनों को रिवेट किया है ऊपर दो कवर प्लेट रख के. तो ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं? इस जॉइंट को कहते हैं डबल रिवेटेड डबल कवर जॉइंट. देखिए दो रोज यहाँ पे है, दो रोज रिवेट किया यहाँ पे, इसलिए डबल रिवेटेड एंड डबल कवर, दो कवर आपने यूज़ किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द रिवेट इज एडजेसेंट रोज आर स्ट्रैगर्ड and the outermost row has only one rivet, the arrangement of the rivet is called as. देखिए यहाँ पे outermost में सिर्फ एक ही रिवेट है और बाकी स्ट्रैगर्ड डिज़ाइन है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायमंड रिवेटिंग. इसे कहते हैं डायमंड रिवेटिंग. लास्ट में अगर एक ही रिवेट है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिवेट आर मेड ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल. रिवेट कैसे बना है? द आंसर इज डक्टाइल मटेरियल. रिवेट हमेशा डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मेंबर इन ए परफेक्ट फ्रेम हैविंग j नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू. ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है 2j माइनस 3, वेयर j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द सर्कमफरेंस विल कॉज स्ट्रेस इन द वॉल इन ए डायरेक्शन नॉर्मल to the longitudinal axis of the cylinder. This stress is called as. So इसका आंसर बनेगा हुप स्ट्रेस. अब देखिए यहाँ पे ये जो है, मान लीजिए एक आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फ्लूइड है और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो हियर वी आर अप्लाइंग द फोर्स सर्कमफरेंशियली, राइट. सो इस केस में इसमें कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? हुप स्ट्रेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Longitudinal stress in a thin cylinder is. The answer is half the hoop stress. So अगर thin cylinder आपके पास है तो longitudinal stress जो है वो होगा half the hoop stress. देखिए यहाँ पे ये है आपका hoop stress, उसका फॉर्मूला है PD divided by 2T. D is the diameter, P is the force we are applying, T is the thickness of this, the wall thickness we can say. अब अगर आपको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा PD by 4T, मतलब हुप स्ट्रेस से वो हाफ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेडियस टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग द स्ट्रेस
इन ए हॉलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द टॉर्शन इज। सो कोई हॉलो शाफ्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब एक टॉर्शन आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें कौन सा रेडियस कंसिडर करते हैं? सो उसमें आउटर रेडियस कंसिडर किया जाता है। भले वो हॉलो शाफ्ट है लेकिन उसका आउटर रेडियस कंसिडर किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ की इज सब्जेक्टेड टू साइड प्रेशर एज वेल एज शीयरिंग फोर्सेस, दिस प्रेशर आर कॉल्ड। कोई की है आपके पास, मान लो संग की है, आपने की से शाफ्ट को अटैच कर लिया है, अब उसमें जो भी स्ट्रेसेस आने वाली है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेयरिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर सर्कल कैन बी यूज टू डिटरमाइन फॉलिंग स्ट्रेस ऑन ए इंक्लाइन सरफेस। मोर सर्कल एक मेथड है स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए। सो उससे आप कौन कौन सी स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हो? सो यू कैन कैलकुलेट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है? सो इसका आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है? सो द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम। आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो सकती है, और हमेशा याद रखो शियर स्ट्रेस जो है वहाँ पे ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्शियल कॉम्प्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड एज। कोई मेंबर आपके पास है, कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और एक्शियली आप लोड अप्लाई कर रहे हो और वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम है, पूरे व्हीकल का लोड इसके ऊपर आएगा और नीचे से रिएक्शन आएगा। ओके, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग एक्शियल लोड विच इज़ कॉम्प्रेसिव इन नेचर। ओके, सो उस मेंबर को क्या कहेंगे? उस मेंबर को कहेंगे स्ट्रट। सो सस्पेंशन के अंदर का जो रॉड है उसे कहते हैं स्ट्रट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए बीम डिक्रीज, कोई बीम है उसका सेक्शन मॉडुलस अगर आपने डिक्रीज कर लिया तो बेंडिंग स्ट्रेसेस पे क्या इफेक्ट होगा? सो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होंगी। अगर आपने सेक्शन मॉडुलस डिक्रीज किया तो बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मूवमेंट एट द एंड ऑफ द बीम विल बी। अब देखिए एक बीम है आपके पास और आप बेंडिंग मूवमेंट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? तो मूवमेंट डायग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल आएगा। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल, सो द आंसर इज रेक्टेंगल, राइट। एक कैंटिलीवर बीम है, आप एट द एंड एक बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर रहे हो, तो जो मूवमेंट डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विल बी। अब देखिए कैंटिलीवर बीम है और आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, सो ये है मूवमेंट डायग्राम। ये SFD, ये BMD। SFD जो है वो ट्रायंगुलर आएगा, BMD कैसे आएगा? सो आंसर इज पैराबोला। ये देखिए यहाँ पे पैराबोला शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए मटीरियल इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ। बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं? सो इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, that is known as bulk modulus. Next question, strength of a beam is directly proportional to the width. Next question, strength of a beam is proportional to the square of its, the answer is depth. Next question, the point of contraflexure occurs only in, point of contraflexure किस केस में होता है? The answer is overhanging beam. अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम है उसी केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जो है अपना साइन चेंज कर रहा है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ए कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर, द आंसर इज वेयर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। ओके, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, जहाँ पे आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ऑलरेडी। अ बीम इज सेड टू बी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ, एक बीम को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला बीम है जब, द आंसर इज बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस।
अगर उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ अलोंग द एक्सिस अगर सेम है तो उसे कहते हैं अ बीम विथ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट्स लेंथ इज। ओके, एक कैंटिलीवर बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसे बनेगा? द आंसर इज ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे होगा शियर फोर्स डायग्राम में, और वही यहाँ पे आएगा पैराबोला BMD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पिंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू। कोई भी मटेरियल की डैम्पिंग कैपेसिटी क्या शो करता है? सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्सॉर्ब द वाइब्रेशन। वो कितने वाइब्रेशन एब्सॉर्ब कर सकता है वो शो करता है डैम्पिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलैटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। डायलैटोमीटर किस लिए यूज होता है? द आंसर इज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। अगर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर वहाँ पे एक्सपांशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मटेरियल में, दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ डायलैटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटिन्यूस बीम इज वन इन विच। देखिए ये कंटिन्यूस बीम है, इसे कंटिन्यूस बीम कब कहेंगे? when it is supported at multiple places. So supported at more than 2 support, दो से ज़्यादा सपोर्ट अगर उसको है तो उसे कहेंगे कॉन्टिन्यूस बीम। सो ये क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियोस, ये पूरा प्लेलिस्ट जो है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।